Hello everyone, welcome to Topical Learners. I am मनीषा शाही। आज हम अपने इस वीडियो में हिंदी सब्जेक्ट का सेकेंड यूनिट का चैप्टर 7 स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं। यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर के जो इस चैप्टर का नाम है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, जैसा नाम से आप लोग देख रहे हैं, आप लोग इससे पहले भी यह जो लाइन है यह आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, और ये जो इसके जो लेखक हैं वह है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इस नाम से भी आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि बाल गंगाधर तिलक जो है वह कौन है। ठीक है, तो पहले इस चैप्टर की तरफ चलने से पहले कुछ हम लोग बाल गंगाधर तिलक के बारे में एक बार फिर दोबारा जो है डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो है उनका जन्म 1856 में हुआ था और यह कहाँ हुआ था? तो दापोली रत्नागिरी, महाराष्ट्र में है रत्नागिरी, वहाँ हुआ था। इनकी मृत्यु 1920 ईस्वी में मुंबई में हुई और मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये तो था उनका जन्म और मृत्यु। अब हम लोग बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी थे सामाजिक कार्यकर्ता थे और साथ में वह प्रसिद्ध वकील भी थे। ठीक है, मतलब इन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के लिए इन्होंने काम किया। ये देश के पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करके अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दी थी। जन समाज ने इनको लोकमान्य की उपाधि दी। मतलब जिस समय हमारा देश गुलाम था उस समय इन्होंने मतलब पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। ठीक है, तो ये था उनका परिचय। अब हम लोग इनकी कुछ कृतियाँ हैं वो देख लेते हैं, जैसे गीता रहस्य, वेदकाल का निर्माण, आर्यों का मूल निवास स्थान, वेदों का काल निर्णय और वेदांग ज्योतिष आदि। ये सारे जो हैं इनके कुछ कृतियाँ भी हैं। अब हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं कि आखिर ये इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, देखिए ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग इस चैप्टर में है क्या वो उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, यह जो है चैप्टर, यह एक भाषण है। किसका भाषण? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का यह बहुत ही फेमस भाषण है, बहुचर्चित भाषण है। इसमें उन्होंने जो भारतीय हैं, जो गुलाम हैं, पराधीन हैं, उनको यह नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने लाखों करोड़ों भारतीयों में स्वतंत्र होने की भावना पैदा कर दी थी इस भाषण के, इस नारे के द्वारा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलक जी का मानना था जिस प्रकार हमारी आत्मा को कोई भी अस्त्र शस्त्र, आग, जल का भयंकर मतलब जल का भयंकर रूप हो या आंधी है वो समाप्त नहीं कर सकती, हमारी आत्मा अमर है, ठीक उसी तरह हमारा स्वतंत्र रहने का अधिकार भी हमसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, और इसी नारे के द्वारा उन्होंने हर भारतीयों के मन में स्वतंत्र होने की भावना पैदा कर दी। ठीक है, तो आज अभी हम लोग पहले अब देखते हैं उनका जो यह भाषण है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। मैं युवावस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, यह चीर युवा है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। उन्होंने कहा कि भले ही शरीर बूढ़ा हो जाए लेकिन आदमी का मन जो है वो कभी बूढ़ा नहीं होता
और हमारी आत्मा जो है वो भी क्या है, अमर है। उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर और अविनाशी है, वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब तक वह मेरे भीतर जागृत है, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। ठीक है, कोई हथियार उस भावना को काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। यह क्या है? यह लोकमान्य तिलक का भाषण है। ठीक है, उन्होंने भाषण दिया था, उसको हम लोग अभी से भी आगे बढ़कर कहूँगा कि कोई सीआईडी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं के सामने भी करता हूँ, कलेक्टर के सामने भी, जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था, और आशुलिपि लेखक जो हमारे भाषण के नोट्स लेने में व्यस्त हैं के सामने भी। हम स्वशासन चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है वही राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दास्ता में हो। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद है। आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने अपनी आंखों पर डाल दिया है। राजनीति के विज्ञान के दो भाग हैं, पहला दैवी और दूसरा राक्षसी। एक राष्ट्र की दास्ता दूसरे भाग में आती है। राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है तो उनके लिए हानिकारक है, और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। लोगों के इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूँ कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। मतलब उन्होंने कहा कि राजनीति और धर्म जो है वह शिक्षा का ही अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं हैं, यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होते हैं। राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। मतलब उनका कहना था कि इंग्लैंड जो है वह भारत की सहायता ले रहा है और बेल्जियम जो एक छोटा देश है उसको वो रक्षा प्रदान कर रहा है। फिर वह कैसे कह सकता कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए? जो हम में दोष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। उनका कहना था कि उन्होंने कहा कि जो हम में दोष देखते हैं, जो हम में अवगुण देखते हैं, वे लोभी प्रकृति के लोग हैं। हाँ, मतलब लोभी स्वभाव है उनका, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो ईश्वर हैं, उनमें भी उन्हें दोष दिखाई देता है। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। अपने इस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छिपा हुआ है। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है जो उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। मतलब उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो यह प्रस्ताव को पास किया है उसको हम लागू करेंगे और इसके लिए हम संकल्प लेते हैं। चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाएं, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े,
चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े या अंत में चाहे जान ही गंवानी पड़े। उन्होंने कहा कि यह जो प्रस्ताव है उसे लागू करने के लिए हम काम करेंगे और हम इसके लिए संकल्प लेते हैं, और इसके लिए मुझे चाहे मरुभूमि में ही ले जाए या मुझे चाहे अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे मुझे कष्ट उठाना पड़े, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराएं, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराएं कि आप उसके लिए काम करेंगे। संभव संवैधानिक और विधि सम्मत तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। मतलब उनका कहना था कि हम लोग गलत तरीके से कोई भी काम नहीं करें, जो भी करेंगे वह सही तरीके से और विधि के द्वारा करेंगे, ताकि हमें मतलब स्वशासन मिल सके। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता है। मतलब जॉर्ज जो थे उन्होंने खुलकर स्वीकार किया कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब काम नहीं कर सकता, वो नहीं चल सकता। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। जो मतलब फ्रांसीसी रणभूमि था, हम उसमें भारतीय सैनिकों ने किसकी जान बचाई? तो ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाई। हाँ, और ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर उन्होंने बहादुरी का काम किया है। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि हमें बता देना चाहिए उन्हें कि हम जो 30 करोड़ हमारे जो भारतीय हैं, जो हमारा भारतीय साम्राज्य है, उसकी हम जान बचाने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, तो यह जो चैप्टर था यह क्या था? इस चैप्टर में क्या था? इस चैप्टर में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का भाषण था, जो उन्होंने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसी भाषण में उन्होंने नारा दिया था। और इसी नारे के द्वारा उन्होंने भारतीयों के मन में स्वशासन के लिए उन्होंने भावना पैदा कर दी। यह भाषण जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का बहुत ही फेमस भाषण है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका वो आपका कंप्लीट हुआ। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड आए हैं जो मतलब जिनके अर्थ जो है वो आपको समझने होंगे। ठीक है, कुछ जो है वर्ड वो आपके बुक में भी है, जैसे जर्जर। जर्जर मतलब क्या होता है? कमज़ोर। होम रूल मतलब एक ऐतिहासिक आंदोलन। ऐतिहासिक आंदोलन कहने का मतलब क्या है? ऐतिहासिक आंदोलन का कहने का मतलब है कि वैसा आंदोलन जिसने इतिहास रच दिया। ठीक है। आशुलिपि। आशुलिपि मतलब क्या होता है? शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड कहते हैं ना, संकेत लिपि, शॉर्ट में लिखना, किसी की बातों को शॉर्ट में लिखना। ठीक है, तो वो शॉर्ट हैंड होता है। नैतिक। नैतिक मतलब हुआ नीति संबंधी, जो नीति संबंध हो। औचित। औचित मतलब होता है उपयुक्तता या उचित होने की अवस्था। कृत संकल्प। कृत संकल्प का मतलब क्या होता है? जिसने पक्का संकल्प किया हो। मरुभूमि। मरुभूमि मतलब होता है बंजर भूमि या अनुपजाऊ भूमि, अनुपजाऊ भूमि। संवैधानिक मतलब संविधान के अनुसार। और अवगत कराना मतलब होता है परिचित कराना या बताना। इसमें एक मुहावरा भी आया है, वो मुहावरा है आँखों से पर्दा हटाना। आँखों से पर्दा हटाना मतलब क्या होता है कि वास्तविकता से अवगत कराना या वास्तविकता को बताना। ठीक है, तो यह चैप्टर जो है आपका यह यहाँ पर जो है कंप्लीट हुआ। आई होप आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको यह चैप्टर समझ में आ गया है
और अगर आपको अभी भी इसमें कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 मेरा विद्रोह डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।